मॉम, बस छोटी सी लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा, समझिए आप। 18 साल की छोटी सी बच्ची है वो, और मेरी उम्र देखे मैं 32 साल का मर्द हूँ। जब से उसे पता चला था कि दादा जान ने उसका रिश्ता वो छोटी कजन अब्रिश के साथ तय किया, तब से वो गुस्से से खौल रहा था। अब्रिश उसके ताया की सबसे छोटी बेटी थी, जिसने अभी हाल ही में मैट्रिक का इम्तिहान क्लियर किया था, और अब उसके दादा उनकी शादी करवाना चाह रहे थे। बेटा, ये तुम्हारे दादा जान का फैसला है, और उनके फैसले के आगे किसकी चलती है? जो भी हो मॉम, मैं हरगिज ये शादी नहीं करूंगा। भला खुद सोचे, हमारा क्या जोड़ है? बेटा, अब मैं क्या करूं? मैं खुद बेबस हूँ। नसरीन बेगम सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। तुम दोनों उनकी औलादों के इकलौते बच्चे हो, इसलिए अब्रिश को तुम्हारे लिए चुना, क्योंकि उसके अलावा तुम दोनों का खानदान में कोई जोड़ नहीं। मॉम, हमारा साथ में कोई जोड़ नहीं है। वो इस्तेहाजिया हंसा। ये मेरे जुड़े हाथ देख लो, मेरी इज्जत रख लो, मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे बाबा को? नसरीन बेगम ने हाथ जोड़कर उसके सामने किया। उस तरह नफी में हिराता बाहर निकल आया। गुस्से से वो सीढ़ियां उतरता नीचे जा रहा था कि तभी अमरीश हाथ में मैगी का बाउल थामे दंदनाती हुई ऊपर जा रही थी कि बेतहानी में पाँव फिसला और सीधा सावेज से टकराई। हाथ में मौजूद मैगी कुछ इस तरह की उसकी सफेद शर्ट से होती सिरों पे बिखर गई। उफ, मेरी मैगी! मुंह बनाते वो हांसी हुई। वो नीचे बैठ गई। फिर कुछ ख्याल आने पर नजरें उठाकर देखा तो शाहविज को खुद की जानी गुस्से से घूरते पाया, जो खून ख्वार नजरों से उसे ही देख रहा था। शाहविज भाई, उसका हालत खुशक हुआ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा मैगी बना लूंगी। वो नजरें बचाती मुश्किल मुस्कुराने की सही करने लगी। शट अप, अंधी लड़की! आंखें कहाँ है तुम्हारी? ये नहीं, मटका कर उसने दिखाना चाहा, जबकि शाहदिल का दिल चाहा कि खींच कर उसे थप्पड़ मार दे। गेट लॉस्ट! शक्ल नहीं दिखाना अपनी। नसरीन बेगम के साथ हुई बहस उस पर इस पागल लड़की की हरकत उसका दिमाग सही मानों में घुमा। वो वापस ऊपर की जानिब मुड़ गया। चूंकि आंसू को रोकती वो सीढ़ियां साफ करने लगी। भला उसमें इतना डांटने की क्या जरूरत थी? मैगी ही तो गिरी है, कोई तेजाब थोड़ी ना गिरा है जो बेफजूल में इतनी बातें सुना के। वो बेदिली से उठती किचन में वापस बाउल रखकर अपने कमरे में चल दी। स्टूपिड लड़की! अकल नाम की कोई चीजें नहीं है। बच्ची सी है, बेअकल। शादी करवा रहे हैं, इसका दिमाग खुद अभी बच्चा है। बुड़बुड़ाते वो शर्ट उतारकर पटक कर सोफे पर फेंका। फिर शावर लेते कपड़े बदलकर वापस आया, जहां वो बाहर जाने का इरादा रखता था। वो तेज कदमों से सीढ़ियां उतरता, उससे भी सुर्ख चेहरा लिए सूजी हुई रगों के साथ पार्किंग एरिया में आया। उसका लंबा कसरती जिस्म नीली शर्ट में साफ वाज़ेह हो रहा था। उसने ऑटोमेटिक की सी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और दरवाजा खोलकर उसमें बैठा। फिर लंबा सांस खींचते रेस दिए बाहर निकला। ये दादा जान का फैसला है। नसरीन बेगम के वो इल्तजा भरे टूटे हुए जुमले उसके कानों में अब भी गूंज रहे थे। हाथ जोड़कर की गई उसकी बेबसी की इल्तजाएं शाहविज के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। उसकी स्याह चमकती कार कराची की सड़कों पर घूम रही थी। शहर का शोर, ट्रैफिक की भीड़ में शदीद गर्मी, उस पर दादा जान का फैसला, उसका दिमाग गर्म होने लगा। वो इस रिश्ते को एक बोझ समझ रहा था। वो एक ऐसा शख्स था जो प्रैक्टिकल मर्द था। वो 32 साल बालिग जहादीदा मर्द जिसने जिंदगी के हर मुश्किल जावे को परखा था, उस 18 साल शरारती और चंचल लड़की के साथ बंधा जा रहा था, जो हर वक्त अपनी मौजों में कभी इधर कभी उधर घूमती रहती थी, जिसे ना खाने की डंग था ना किसी और का। हमारा कोई जोड़। वो गाड़ी के शीशे से बाहर निकल आती दुनिया को देखते हुए खुद से सवाल कर रहा था। एक वेल एजुकेट बिजनेसमैन जो हर मसले को मिनटों में सुलझा देता था, जिसके हाथ से कभी कोई टेंडर नहीं किया। उसका रिश्ता भी एक ऐसी लड़की से हो रहा था जिसने मैट्रिक भी बामुश्किल पास किया था, और अब सिर्फ कार्टून और अपनी कॉमेडी मूवीज में गुम रहती थी। उधर दूसरी जानिब अब्रिश अपने कमरे में बैठी थी। उसके कमरे की फिजा उसके दिल की तरह सादा और रौनक थी। दीवारों पर सजी नन्हे तितलियों के स्टिकर्स और एक कार्टून कैरेक्टर का पोस्टर उसकी तड़फिलाना दुनिया की अक्कासी कर रहे थे। वो अपने बिस्तर पर लेटी गहरी सांस ली और अपने मोबाइल में कार्टून सीरीज देखने में मसरूफ थी। साथ बिस्तर पर कई चिप्स और चॉकलेट्स के पैकेट बिखरे थे, जिन्हें वक्फे वक्फे से वो खा रही थी। तभी दरवाजा खुला और उसकी अम्मी फाइका बेगम अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक खूबसूरत सा जोड़ा था। उसे ना समझी के आलम ने अपनी अम्मी, फिर उनके हाथ में मौजूद उस सूट को देखा जो पीच कलर का था। मोबाइल वहीं वो बेड पर छोड़ती फुर्ती से खड़ी हुई और उनके हाथ में से वो सूट लिया। वाह अम्मी, ये किसका है? उसे पुरजोशी के आलम में पूछा।
فائقہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے سوٹ لے کر بستر پر رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے سائڈ پر لے بیٹھی. دیکھو ابرش، ابھی جو میں تم سے بات کہنے جا رہی ہوں نا، اس کو غور سے سننا. تمہارے دادا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح شاویز سے کروایا جائے گا. کل شام نکاح کی رسم ہے. کیا؟ وہ جی بنا کر کھڑی ہوئی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرا نکاح اس ہٹلر سے؟ دادا جان ہوش میں تو ہے. وہ اپنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی تھی. فائقہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا. بکواس بند کرو، بری بات ایسے نہیں بولتے، یہ ان کا فیصلہ ہے، اب نہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اس لیے خاموشی سے ہاں کر دینا. ابریش خاموشی سے بنا کچھ بولے کانوں میں ہیڈ فون لگائے اپنے کارٹون سیریز دیکھنے لگی، جبکہ فائقہ بیگم سر نفی میں ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی. شاویز تھکے ہوئے اعصاب کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو نسرین بیگم ہال میں کوئی ڈرامہ دیکھتی نظر آئی. وہ قدم بڑھاتا ان کی جانب آیا. آہٹ کی آواز پر انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو شاویز کو ساتھ صوفے پر بیٹھتے پایا. او آ گئے میرا بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی. نسرین بیگم نے لاڈ سے کہا. مما یہ ڈرامے چھوڑے اور مجھے یہ بتائے کہ ابرش کا کیا فیصلہ ہے؟ شاویز نے تھکے ہوئے انداز میں پوچھا. کیا اس نے دادا جان کو انکار کر دیا یا نہیں؟ امید ہے کہ اس لڑکی نے انکار کیا ہوگا اور میرے لیے اس نے کوئی مشکل کھڑی نہیں کی ہوگی. نسرین بیگم نے ڈرامے سے نظر ہٹائے بغیر ہاتھ کے اشارے سے دور بیٹھے ملازم کو چائے کا حکم دیا اور اطمینان سے بولی. بیٹا ابھی کچھ دیر پہلے آپ کی چچی جان نے آپ کے دادا حضور کو ابرش کے مثبت جواب کا بتایا تھا اور کل آپ لوگوں کا نکاح ہے. یہ جملے نہیں تھے، یہ بام تھا جو اس کے سر پر پھوڑا گیا. شاویز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. کیا کیا کہہ رہے آپ؟ اس کا لہجہ بے یقین تھا. اس ابرش کی بچی نے ہاں کر دی؟ نسرین بیگم نے بڑے آرام سے جواب دیا. بیٹا تمہارے چچو اور دادا تو اس پر خوشی سے لڈو بانٹ رہے ہیں اور اب دیکھو اسے تو شاویز جیسا کمال کا ہینڈسم اور کامیاب داماد مل رہا ہے. چھوڑے موم یہ تعریف ہے. شاویز غصے سے دہاڑا. اب میری بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی ہے؟ اب میری مرضی کے خلاف یہ بے تکی شادی ہونے جا رہی ہے. یہ میری زندگی کا میسپ ہے. میں اس ابرش سے خود بات کرتا ہوں. وہ غصے سے پاگل ہو کر ایک جھٹکے سے پلٹا اور اوپر ابرش کے کمرے کی جانب چل دیا. شاویز کو آخری کوشش کرنی تھی. اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوچ چل رہی تھی کہ کس طرح سے اس کو اس رشتے کے لیے منع کروانا ہے. ابرش اپنے کمرے میں بستر پر منہ کے بل لیٹی تھی. موبائل پر اپنا کوئی پسندیدہ رومانوک کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی. اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. بقول اس شادی کی وہ ہمیشہ اپنی فیملی کے پاس رہے گی اور سب سے بڑھ کر اس کی پڑھائی سے جان چھوٹ جائے گی. وہ اپنی خوشیوں میں گم تھی کہ دروازہ زور سے دھڑام کی آواز کے ساتھ کھلا. اتنی زور سے کہ ابرش کا فون ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے بچا. وہ خوفزدہ ہو کر اٹھی. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. سامنے شاویز کھڑا تھا. غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. آنکھیں شعلے اگل رہی تھی اور اس کے ہاتھ زور سے مٹھیوں میں صورت میں بندھے ہوئے تھے. وہ الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی ایسے کسی لڑکی کے کمرے میں بغیر نوک کے یوں ٹارزن کی طرح گھساتے ہیں؟ ابرش نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو کنٹرول کرتے ایک ناگوار تاثر سے پوچھا. شٹ اپ ابرش. شاویز نے گرجتے ہوئے کہا. وہ تیزی سے اس کے قریب آیا اور میز پر رکھے چپس کے خالی پیالے کو دیکھا. اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ باہر سارے بڑے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور تم یہاں اپنا ڈرامہ باز شو دیکھ رہی ہو. ابرش نے کندھے اچکائے. اچھا تو غلط کس بات کا؟ چپس نہیں کھا رہی ہوں میں، باتل تو خالی ہے نا، اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شاویز اس کی اس بے فکری اور ڈٹائی کو دیکھ کر اپنے ماتھوں کی رگوں کو تنتے ہوئے محسوس کیا جس پر وہ قابو نہیں کر پا رہا تھا. سنو تم، یہ ڈرامے بازی بند کرو. میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں اور آخری بار تمہیں وارننگ دے رہا ہوں. اس نے ایک لمحے کے لیے سانس لی. اس کی ماتھے کی رگیں تن رہی تھی. تم فوراً دادا جان کے پاس جاؤ اور ان کو انکار کرو کہ تمہیں یہ شادی نہیں کرنی. ابرش نے اپنی آنکھوں کو گول مٹول کر کے شاویز کی طرف دیکھا. پر مجھے تو کرنی ہے. بکواس بند کرو. جو بول رہا ہوں وہ کرو. ہائے کیا ہو گیا آپ کو؟ شادی کرنے سے منع کون کرتا ہے؟ کیوں کروں؟ شاویز تقریباً چیخ اٹھا. کیونکہ تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہیں زندگی کے بڑے خواب دیکھنے ہیں.
تمہارا یہ قیمتی وقت مجھ جیسے 32 سالہ شخص کے ساتھ شادی کر کے ضائع نہیں ہونا چاہیے. تمہیں کالج میں ایڈمیشن لینا ہے, تمہیں ایک کیریئر بنانا ہے. یہ رہی تمہاری کتابیں, جاؤ اور پڑھائی پر توجہ دو. اسے قریب پڑی میٹرک کی کچھ کتابوں کو اٹھا کر صوفے پر پٹک دیا. ابریش نے سکون سے ایک جمائی لی اور بڑے آرام سے منہ بگاڑ کر بولی, اچھا لیکن مجھے تو نہیں پڑھنا آگے, میٹرک ہو گیا کافی ہے میرے لیے. کالج کون جائے, اتنی گرمی, اتنی ٹینشن, فالتو میں کون اپنی نیند خراب کرے. شاویز کا دماغ چکرا گیا. وہ بے یقینی کی حالت میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کو ٹکرا رہی تھی. کیا کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے غصے کے ساتھ حیرانی کی ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا. تمہیں اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے, تمہارے خواب نہیں ہے؟ ابریش نے آرام سے بستر پر بیٹھ کر اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا. چار ڈرامہ چل رہا تھا. ہمارے خواب یہی ہے, بس سکون سے بیٹھ کر اچھے ڈرامے دیکھنے کو ملے, اور باقی بات رہی شادی کی. اس نے ایک ادا سے اپنے بکھرے بال سے دیکھے. آپ کو مجھ سے نہیں کرنی تو خود جا کر دادا جان کو بولی, مجھے کیا مسئلہ ہے؟ اچھی بات ہے, میری تو جان چھوٹ رہی ہے. میں تو سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی میں سکون آئے گا, آزادی ملے گی, گھومنا پھرنا, شاپنگ, پھر تفریح. یا ہو. یہ سن کر شاویز کے کانوں سے سچ مچ دھواں نکلنے لگا. وہ جس لڑکی کو بچانے, سمجھانے اور راستہ دکھانے آیا تھا, وہ تو الٹا اس کو چکرانے پر مجبور کر رہی تھی. تم وہ غصے سے 2 قدم پیچھے ہٹا. ایک نمبر کی پاگل اور خود غرض لڑکی ہو. میں تمہارے مستقبل کی فکر کر رہا ہوں اور تم بول رہی ہو کہ جان چھوٹ رہی. کیا واقعی تمہارے دل میں کوئی شرم یا حیا نہیں ہے؟ ابریش بے ساختہ ہنس دی. آپ مجھے اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں سنا رہے؟ آپ کو مشکل ہے تو آپ حل کریں. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت خاندان میں کوئی اور ہوگا جو اتنی خوشی سے اس رشتے کے لیے ہاں کرے گا. وہ تو شکر کریں کہ میں نے ہاں کر دی, اور نہ زندگی بھر کنوارے رہتے. وہ لڑکی اس پر احسان جتا رہی تھی. شاویز کا دل کیا کہ سائڈ پر رکھا لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے. بس آپ انکار کریں اور مجھے سکون سے میری نیند اور سنیکس انجوائے کرنے دیں. بڑے آئے مجھے پڑھائی کا لیکچر دینے والے. شاویز نے غصے سے اپنا ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا اور فضا میں گہری سانس خارج کی. یہ لڑکی اس کی توقعات سے کہیں زیادہ سر پھری تھی. ٹھیک ہے, اس دانت پیس کر بولا, اگر تم خود کو تباہ کرنا چاہتی ہو تو کر لو. میری طرف سے میں تمہیں اس سب کی ایک بات صاف بتا رہا ہوں. شادی کے بعد تمہاری یہ ساری بے خدا حرکتیں اور یہ بچوں والی ڈرامے فوراً بند ہو جائیں گے, سمجھی تو؟ اس گھر میں تمہارا یہ چنچل پن اب مزید نہیں چلے گا. جو آپ نے ابریش نے مسکرا کر صرف اتنا کہا, او اوکے دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات بتاؤ, آپ غصے میں بہت ہینڈسم لگتے ہیں, بالکل کورین ڈراموں کے سیکنڈ ہیرو کی طرح. اب جائیں اور دادا جان سے انکار کریں. شاویز کا ضبط ٹوٹ گیا. وہ مزید ایک سیکنڈ بھی وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا. اسے ایک آخری غصے بری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جس نے اسے شکست سے 2 چار کر دیا تھا, اور دروازہ دوبارہ دھرام کی آواز کے ساتھ بند کر کے وہاں سے نکل گیا. وہ رات کیسے گزری افراتفری تیاریوں میں کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن ابریش بہت خوش تھی کیونکہ شاویز کا دماغ اب بھی غصے سے معاف تھا. اس کا موڈ سخت خراب تھا. نکاح کی ساری تیاری حویلی کے ہال میں ہی کروائی گئی. صرف قریبی رشتہ داروں کو ہی مدعو کیا گیا. پارلر والی آ چکی تھی. ابریش کے کمرے میں اسے تیار کر رہی تھی. ٹیبل پر کورین سیریز کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کو ڈریسنگ ٹیبل پر لگائے وہ میک اپ کروا رہی تھی. ساتھ ساتھ سیریز بھی انجوائے کر رہی تھی. یا اللہ, یہ میں ہوں؟ خود کو آئینہ میں دیکھتی ہوں خود ہی بلش کر رہی تھی. مجھے خود پر ہی کرش آ رہا ہے. وہ آئینے میں اپنا جائزہ لیتی بول رہی تھی کہ میک اپ آرٹسٹ اس کی حرکتوں پر مسکرا رہی تھی. اسے فون پکڑا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا اور بولی, میری 1-2 اچھی سے تصویریں بنا دے. اور پھر 1-2 کے نام پر میڈم نے پورے 20 تصویریں بنا ڈالی. میڈم وقت کم رہ گیا, آئے میں آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں. گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بولی. پھر ابریش سکون سے بیٹھتے دوپٹہ سیٹ کروانے لگی. ماشاءاللہ. اسے ڈول جیسی دلہن کو دیکھتے ماشاءاللہ کہا. وہ واقعی کسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی. نکاح کا وقت ہوا. وہ نسرین بیگم اور فائقہ بیگم کے ہمراہ نیچے آئی اور بنا آس پاس کی پرواہ کیے بغیر خود ہی بے خوف چال چلتی شاویز کے برابر آ بیٹھی کہ چند ثانیے کے لیے وہ بھی گھبرا گیا, جبکہ باقی سب کی دبی دبی ہنسی گونجی. کچھ شرم کر لو. شاویز دبا دبا کرایا. کیوں کندھے اچکا کرے گی؟ کیوں, میں نے کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے کوئی جواب دیتا
दादा की आवाज गूंजी कि निकाह का वक्त हो चुका है, निकाह पढ़वाया जाए। फिर कुछ सेकंड के बाद दो बोल बोलती शावेज के निकाह में वो सौंप दी गई। शावेज उताया हुआ बैठा था, जबकि वो आसपास खाने की भीनी भीनी खुशबू महसूस करती, अपनी पैदा होती भूख को कंट्रोल कर रही थी कि तभी कैमरामैन आया और फोटो सेशन शुरू हुआ, जिस पर मैडम ने अपने सारे शौक पूरे किए। बंदा थोड़ा सा मुस्कुराई देता है। शाहवेज की जानिब देखती हूँ, मुंह बनाते हुए बोली कि उससे ब्रूच खाए नजरअंदाज कर गया कि वो मुंह बनाती रह गई। अम्मी भूख लग रही है, खाना ला दे। फाइका बेगम का हाथ पकड़कर उसने इल्तिजा की। उसको 2 मिनट रुकने का वो बोलती उसके लिए बिरयानी लेने गई। वो कुछ ही देर में दोनों के लिए प्लेट सिजवा कर खाना लाकर स्टेज पर रखा। एक मर्तबा फिर बिना अपनी तराफ की फिक्र किए वो बिरयानी की प्लेट पकड़े, उस पर खूब रायता भरते सोफे से टेक लगाए बिरयानी खाने में मसरूफ थी। और शाफिज दुनिया से 8वें अजूबे को बस देखता रह गया। मॉम, ये नमूना मेरे हिस्से में आना था क्या? उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो बस रो देने के करीब है। खुद पर जब्त कर रहा था। खाने से खूब सेर होती वो हाथ टिश्यू से साफ करती खड़ी हुई। अम्मी, उसने पास खड़ी फाइका बेगम को आवाज दी। मैं थक गई हूँ, कमरे में चले। उसने थकान ज़्यादा आवाज में कहा। वो सर हिलाती उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ गई कि शावेज की आवाज ने उनके कदम जकड़े। चाची, इसको मेरे कमरे में लेकर जाएगा। उसकी बात पर दादा जान समेत सब शौक में आए। पर रुकती तो भी नहीं हो रही ना? अमरीश ने कंफ्यूज होते हुए कहा, जिस पर शावेज हल्का सा मुस्कुराया। निकाह हो गया, समझो रुकती हो गई। अब ये मेरी बीवी है और मेरे ही कमरे में रहेगी। वो सुकून से कहता कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, जबकि दादा जान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो इन्हें भी खामोश करवा गया। गुस्ताखी माफ दादा जान, लेकिन मैंने आप लोगों की बात मानकर इस अमरीश से निकाह किया है। अब ये मेरी बीवी है, मेरे कमरे में ही जाएगी ना? रुखसती मुझे आज ही चाहिए, वरना मैं इसको सबके सामने तलाक दे दूंगा। वो शौक के आलम में खड़े थे। दादा जान ने फाइका बेगम को सर असबाब में हिलाते इजाजत दी, जिस पर अमरीश छिटपिटाई। नहीं भाई, मैं ऐसे ही खाली फीके रुखसती नहीं करूंगी, इसका तो कमरा भी नहीं सजा होगा। वो मुसलसल इनकार कर रही थी। शाविज 2 कदम आगे बढ़ा और मोहब्बत से उसका गाल सहलाया। तुम मेरी बीवी हो, या तुम्हें मायूसी थोड़ करूंगा? गाड़ी कमरे में ऑलरेडी सजवा चुका, बस तुम आज की तैयारी करो। अमरीश ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा, फिर कंधे उचकाए शाविज के कमरे की जानिब चल दी। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन जाहिरी तौर पर वो पूरे एतमाद के साथ था। अब ना देखना यह था कि वो शौक देता है या फिर अमरीश शाविज को। वो लहंगा संभालते शाविज के कमरे में दाखिल हुई तो एक मशहूर कन खुशबू उसकी नथनों से टकराई। हर तरफ गुलाब और मोतिये के फूल बिखरे पड़े थे। अल्लाह अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ये कमरा। लहंगा संभालते उसने फोन पर्स से निकाला और कमरे की अच्छी सी स्नैप बनाकर स्ट्रीक मैरिज डन नीचे हॉल में मौजूद शावेज का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मोबाइल जेब से निकाल कर देखा तो मसूफा उस आफत की बुढ़िया की स्नैप थी, जिसमें वो कमरे का नजारा पेश कर रही थी। हद हो गई है। उसने मुंह के जाविये बिगाड़ते फोन वापस जेब में रखा। अब नजरें दोहराई वापस अमरीश की जानिब तो वो लहंगा फैलाकर बेड पर बैठ गई थी और अपनी बेशुमार तस्वीरें बनाने लगी। फिर जब दिल बढ़ गया तो अपनी मोस्ट फेवरेट कोरियन सीरीज लगाकर बैठ गई और इत्मीनान से दिखने लगी। शावेज नीचे सबसे फारिग होता हुआ रूम में आया तो वो अलग ही नजारा पेश कर रहा था। मोहतरमा उसकी सेहत सजाने के बजाय मजे से बैठकर अपने वो खीसे पीटे ड्रामे दिख रही थी। बंद करो ये ड्रामे, उसने गर्जदार आवाज में कहा, लेकिन वो कानों के एयरबड्स होने के बायस वो सुन ना सके। शावेज आगे बढ़ा और खींच कर उसके हाथ से मोबाइल पकड़ा। क्या मुसीबत है? वो छिनछिनाई। भूल गई नई नई शादी हुई है और तुम आते साथ ही इन सब में लगे। फोन नीचे की तरफ करते उसने अबरूज गाकर कहा, हाँ तो आप तो नहीं करना चाहते थे शादी, इसलिए तंग ना करे। फोन दे, वैसे भी मुझे ड्रामा खत्म होने वाला है। उसने बेफिक्री के से अंदाज में कहते फोन लेने के लिए हाथ आगे की जाने बढ़ाया कि उसका वही हाथ थाम कर शावेज उसको अपनी तरफ ओढ़ कर खींच गया। मेरी छोड़ो, तुम्हें बहुत शौक था ना शादी करने का। आज तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा। बताऊंगा कि शादी का असल मकसद होता क्या है। बहुत बचपना है ना तुम में, सबकी नाक में दम करके रखती हो। वो चंद पल रुका। उसकी आंखों में देखा जो डर खौफ से एकदम घबरा गई थी। खैर, ये बचपना अब नहीं रहेगा। उसके गालों को सहलाते उसे खौफजदा करना चाह रहा था, जो शायद वो हो भी रही थी। शाफेज, गले से घुटी घुटी उसकी आवाज निकली।
اس کے کانپتے لبوں پر اس نے اپنا انگوٹھا رکھا۔ ابریش نے یکدم آنکھیں بند کی اور تیز تیز چلانے لگی، امی، بابا، دادا جان، امی۔ وہ آنکھیں کیے بند کیے مسلسل چلا رہی تھی اور شاوز اس کے اصل ہوش ٹھکانے لگے تھے، جو اسے ڈرانے کے چکر میں تھا اب خود ہی اس کی چیخوں سے اچھا خاصا ڈر کر پیچھے ہوا۔ نسرین بیگم اور فائقہ بیگم سمیت سب کے سب بھاگتے ہوئے کمرے میں آئے تو ابریش کو دیکھا جو کہ بیڈ پر بیٹھی آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی اور شاوز شرمندہ سا سائڈ پر سر پکڑے کھڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ نسرین بیگم نے گھبرائی ہوئے آواز میں کہا۔ وہ کچھ نہیں موم، چپکلی تھی، اس سے ڈر گئی، یہ ایڈیٹ۔ شاوز نے خفت بٹانے کو کہا۔ ان سب کے چہرے پر اطمینان تھا جبکہ ابریش کے بابا اس کے چہرے پر پہلی شرمندگی دیکھ چکے تھے۔ وہ منہ چھپائے دبا دبا سے ہنسے اور باہر کی جانب مڑ گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ آگے بڑھا اور دروازہ لاک کیا۔ بدتمیز لڑکی، شرم نہیں آتی؟ یوں اس طرح کون چلاتا ہے؟ وہ بھی شادی کی پہلی رات، ایڈیٹ۔ سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ اس کا بازو دبوچے غر آیا تو معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا گئی۔ ہاں تو آپ نے ڈرانا شروع کیا تھا نا؟ خیر، مجھے میرا موبائل واپس کریں، میری سیریز ختم ہونے والی ہے۔ اس نے ہاتھ آگے کی جانب بڑھایا تو شاوز غصے سے فون بیڈ پر پٹک کر خود واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ ایڈیٹ لڑکی، اس سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تقریباً وہ 15 منٹ بعد فریش ہو کر باہر آیا تو وہ اب بھی اس حلیے میں اپنی سیریز دیکھ رہی تھی۔ کم از کم ڈریس تو چینج کر لو۔ ٹاول صوفے پر رکھ دے، اس نے چڑھ کر کہا۔ اسے الجھن ہو رہی تھی اس کے لباس سے۔ میرے کپڑے اس روم میں نہیں ہیں، سیریز دیکھتے ہوئے جواب دیا گیا۔ سر نفی میں ہلائے بنا اسے کچھ کہے بھی بانو سے بول کر اس کے کپڑے اس کے روم سے منگوا دیے۔ لو اور جا کر چینج کرو۔ اب وہ خود بستر پر دراز ہوتے اپنا فون اٹھا گیا۔ 4 نوٹیفیکیشن میں سب سے اوپر ابریش کی کافی ساری سنیپس آئی تھی۔ ان کو اگنور کرتے اس نے آفس کی ای میل، ضروری میسیجز وغیرہ چیک کیے، پھر سائڈ سے کتاب اٹھاتے اسے پڑھنا شروع رکھا۔ کتابی کیڑا، وہ منہ چڑھاتی ہوئے بستر پر دھپ سے بیٹھی۔ تمیز نہیں ہے بیٹھنے کی۔ شاوز نے کمال سب سے کہا۔ دل تھا کہ ایک تھپڑ لگا دے لیکن عمر کا لحاظ کرتے وہ خاموش رہا۔ صبح کی پہلی کرن چھن سے اندر آتی کمرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی۔ شاوز کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ماتھا مسلسل ایک طرف میں دیکھا تو وہ بنا بلینکٹ کے سو رہا تھا۔ اسے ناسمجھی کی کیفیت میں سر بیڈ پر دوبارہ گرایا، پھر جھٹ سے آنکھیں کھولی تو نظریں اس آفت کی جانب اٹھی جو پورا بلینکٹ خود پر اوڑے اے سی کو فل کے مزے سے خوابی خرگوش کی مزے لوٹ رہی تھی۔ شاوز کا دل کیا کہ سائڈ پر رکھا پانی سے بڑا جھگ اٹھا کر اس کے سر پر ڈیل دے۔ سب سے پہلے تو اے سی بند کیا، پھر اس کا بلینکٹ کھینچتے اسے اٹھانے لگا۔ اٹھو ابریش، صبح ہو گئی ہے۔ وہ میڈم تو بنا جواب دیے لمبے لمبے خراٹے لیتی اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ ابریش نے ایک بار پھر آواز لگائی، اس کا بلینکٹ تک کھینچ لیا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تکیہ منہ پر رکھتی کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ بھاڑ میں جاؤ۔ شاوز کی جانب سے یہ آخری الفاظ سنتے وہ مدھم سا مسکرائے پھر آنکھیں سکیڑ کر دیکھا جو اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ انگڑائی لیتی وہ بھی اٹھ کر بیٹھی، پھر پاؤں میں چپل اڑستی اپنے کمرے کی جانب چل دی تاکہ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کر سکے۔ تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے کمرے سے فریش ہوتی نکل رہی تھی کہ فائقہ بیگم یہ دیکھتے ہی سوال شروع کر دے۔ جتنی ایمرجنسی میں رخصتی کی تھی، کپڑے شفٹ ہونا ہوں گے تو وہ چینج کرنے گئی تھی، پھر گیلے بالوں کو کیچر میں باندھ دی۔ وہ نیچے کی جانب چل دی جہاں سب تقریباً ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ شاوز بھی آفس جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا، ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹس کھا رہا تھا۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی، کھانا خالی پیٹ پہلے پانی پی کر ڈرائی فروٹ کھایا کرتا تھا اور ساتھ ساتھ اخبار بھی پڑھا تھا۔ اسی وقت ابریش کی انٹری ہوئی جو کچن میں جوس پینے گئی تھی۔ واپسی پر وہاں سے ایک بہت بڑا چمکدار سٹیل کا چمچہ لے کر آئی، اسے کسی مائکرو فون کی طرح اپنے منہ کے قریب کر کے ایک عجیب و غریب رپورٹر والا لہجہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خواتین و حضرات، بریکنگ نیوز۔ ابریش نے بلند آواز میں اعلان کیا جس سے شاوز کا ہاتھ اس کے جوس کے گلاس سے ٹکرایا۔ وہ تھوڑا سا جوس اس کے سفید قمیض پر گر گیا۔ شاوز نے غصے سے اخبار نیچے رکھا۔ یہ کیا تماشا ہے ابریش؟ ابریش نے اسے مکمل نظر انداز کیا اور چمٹ کو سیدھا نسرین بیگم کی طرف کر دیا۔ محترمہ نسرین بیگم، آج صبح کا اہم سوال، کیا آپ نے نوٹ کیا کہ آپ کے بیٹے شاوز صاحب جب غصے میں ہوتے ہیں تو بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی چلغوزہ؟ کیا آپ کو ان کی یہ کھڑوس بیماری کی کوئی
का मेरी सुन मालूम होती है क्या? नसरीन बेगम हंसी के मारे दोहरी हो गई। हाय मेरी बच्ची, तुम सच कह रही हो। इसे देखकर तो मुझे भी हंसी आ रही है। शाहवेज ने शिकवा नजरों से अपनी मॉम की तरफ देखा। अम्मी, आप भी? अब्रिश ने फौरन चमचा शाहवेज की तरफ किया और एक पल में अपना अंदाज बदलकर एक साइकोलॉजिस्ट का रूप धार लिया। और खुसूसी इंटरव्यू हमारे परेशान हाल मरीज से। शाहवेज साहब, आप हमेशा सुबह ड्राई फ्रूट क्यों खाते? शाहवेज ने चमचा उसके हाथ से छीनने की कोशिश की, मगर अब्रिश ने फौरन पीछे हटकर एक ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया कि वो सिर्फ हाथ मलता रह गया। वो इतनी तेजी से मौजू बदलती और मजाक करती थी कि शाहवेज को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर रिएक्ट करे। उसे सर झुकाकर सिर्फ कॉफी का कप उठाया और खामोशी से पीने लगा ताकि मजीद बात न बढ़े। लेकिन अब्रिश को ये खामोशी गवारा ही नहीं थी। वाह, ये देखे मनासरी, हमारे मिस्टर खड़ूस एक बार फिर खामोशी को अपने लिए चुन लिया है। इनकी खामोशी का मतलब है कि इन्हें हार कबूल है। मुबारक हो, आपने कॉमेडी का पहला राउंड जीत लिया है। अब्रिश बीबी, ये कहकर उसने मेज पर रखे एक सेब को उठाया और वहां से चली गई। अब्रिश कमरे में बैठी पॉपकॉर्न खाती मूवी देख रही थी। दरवाजा खुला और वो कमरे में दाखिल हुआ। हाथ में थामा ऑफिस बैग साइड टेबल पर रखा और टाई की नॉट ढीली करता सोफे पर बैठा। एक अचंटी नजर बेड पर बैठी अब्रिश की जानिब उठाई। बेबी पिंक टी शर्ट और ट्राउजर में बिल्डूस बालों की पोनी बनाए वो मूवी देखने में मगन थी। अपनी तरफ से तो वो शायद कोरियन ड्रामे की हीरोइन ही बनी हुई थी। शाहवेज ने ऊपर की जाने देखा। या अल्लाह पाक, बीवी चाहिए थी बच्ची सौंपती। मुंह के जाविये बिगड़ रहे थे। शौहर भाई से है बंदा इतनी तौफीकी कर ले कि पानी पूछ ले। उससे जलकर कहा और जूते उतारने लगा। अब्रिश ने एक नजर उसे देखा और बेफिक्री से कंधे झुकाए। बंदा पानी खुद भी पी सकता है। शाहवेज ने हंकार बढ़ा और फिर अलमारी से कपड़े निकाले। ठीक है, ये शौहर नामदाद पानी खुद पी लेगा, मगर जो तुम्हारे लिए तोहफा लाया था शादी का, अब वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब्रिश की फौरन से खड़े हो गए तोहफे के नाम पर। वो तो बाथरूम की जानी बढ़ गया, जबकि अब्रिश झट से बेड पर खड़ी हुई भागकर नीचे गई और पानी की बजाय जूस बनाकर ट्रे में सजाकर ले आई। बस यही रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वो जो बात लेकर बाहर निकला तो ठंडा जूस उसकी खिदमत में हाजिर था। उसने पूछ खाकर उसे देखा। ये ले जूस पिए सरताज। लहजे में मिठास ही मिठास थी। शाहवेज ने जूस का गिलास पकड़कर फौरन से पिया और गिलास वापस ट्रे में रखा। चले अब गिफ्ट दे। उसका अंदाज तजस्सुस से भरा था। शाहवेज ने आंखें छोटी किए उसे देखा। कोई गिफ्ट वगैरह नहीं है, निकलो बेटा यहाँ से, अपने कार्टून देखो जाकर। संजीदगी से कहता वो बालों में कंघा कर रहा था। अब्रिश रोहानसी हुई। वे ये चीटिंग है। दे भाई। वो बकायदा रोने की तैयारी पकड़े हुए थी कि शाहवेज ने उसे खामोश करवाया। अच्छा रुको, बेसब्री लड़की। वो अपने बैग की जारी बढ़ा और वहां से गिफ्ट उठाकर उसके हाथ में थमाया। अब्रिश ने एक्साइटमेंट के आलम में गिफ्ट खोला और ये क्या? गिफ्ट देखते उसके चेहरे पर छाई रौनक यकदम बुझी। ये क्या है? उसने फाइल को नासमझी से देखा। शाहवेज मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। मेरी जान, ये आपकी शादी का तोहफा है। अब से आप कॉलेज जाएंगी। ये शादी अपनी पढ़ाई से भागने के लिए की थी ना, मगर अब ऐसा नहीं होगा। आपका प्यारा शौहर चाहता है कि उसकी बीवी पढ़ी लिखी हो। अब ये ख्वाब आप पूरा करोगी। अब्रिश की अपनी दुनिया से घूमती हुई नजर आई। आंखों के सामने किताबें ही किताबें दिखने लगी। नहीं, मुझे नहीं पढ़ना। वो रोने वाली हुई और इसकी शक्ल देखकर शाहवेज से अपनी हंसी रोकना मुश्किल हो गया। शादी में ऐसा कि कौन सालिम देता है? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। एडमिशन हो चुका है, बस अगले हफ्ते से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तुम्हारी तैयारी पकड़ो अपनी। और हाँ, मैं स्टडी में मीटिंग कर रहा हूँ, वहां मत आना। संजीदगी से कहते हुए स्टडी रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि मुंह के उल्टे सीधे जाविये बनाती कंबल ताने लेके। थोड़ी देर गुजरी, बेचैनी हुई। शाहवेज को तंग करने के ख्याल से स्टडी रूम की जानिब पड़ी। शाहवेज स्टडी रूम में एक बहुत जरूरी इंटरनेशनल वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार बैठा था और अपने लैपटॉप के सामने बिल्कुल प्रोफेशनल ड्रेसिंग में मौजूद था। सफेद शर्ट में काफी प्रोफेशनल और जाजिब लग रहा था। अब्रिश ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपने मोबाइल पर तेज आवाज में पंजाबी गाना लगा दिया। साथ साथ सुनते वो गुनगुना भी रही थी। शाहवेज ने तहम्मुल से दरवाजे की जानिब देखा।
जहाँ से उस मौसूफा का साया दिख रहा था, पैरों का। उसने नजरअंदाज किया, मगर यही उसकी गलती थी, क्योंकि अब्रिश दरवाजा आहिस्तेगी से खोलती, वही गाना गुनगुनाती कमरे में दाखिल हुई और उसे नजरअंदाज करती बुक रेक्स की तरफ बढ़ गई और एक एक करके हर किताब को पलट कर देखने लगी। शाविज ने अब की बार भी तहम्मुल से उसे देखा। अब्रिश, मेरी एक बात बहुत अहम मीटिंग है, प्लीज अपना ये म्यूजिक बंद करो और यहाँ से जाओ। अब्रिश ने कानों से हेडफोन उतारे। क्या हुआ शाविज साहब, क्या आपको मेरी पसंद का गाना अच्छा नहीं लगा क्या? ये तो इतना ट्रेंडिंग सॉन्ग है ना, वो गल सुन दिल भर जानी, जग वफा तेरी नादानी। फिर वो गुनगुना रही थी, नहीं, मुझे कोई गाना नहीं सुनना, मुझे काम करना है, प्लीज अपना ये म्यूजिक सिस्टम बंद करो और बाहर जाओ। शाविज ने जब्त कमाल से कहा। अब्रिश ने अचानक उसका लैपटॉप देखा, जो कि कैमरे के सामने बिल्कुल खुला था। ओह, तो आप वीडियो कॉल कर रहे थे, वेरी नाइस। क्या मैं भी हाय बोलूं? हरगिज नहीं, उसने मना किया। मैं भी कॉल शुरू करो, फौरन बाहर निकलो। शाविज ने तकरीबन गर्ज कर कहा। उसका जब टूट रहा था। अब्रिश ने जाने का इरादा किया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वो अचानक रुक गई। वो लैपटॉप के कैमरे के फ्रेम में पीछे से नजर आ रही थी और आहिस्ता से कदमों से शाविज की कुर्सी के पीछे आई और बिल्कुल कैमरे की रेंज में खड़ी हो गई। चंद सेकंड के लिए वो बाहर गई और हाथ में मल्टी कलर दुपट्टा उठाकर ले आई, जो इसने मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। शाविज ने अपनी मीटिंग शुरू की। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आई होप यू कैन हियर मी क्लियरली। शाविज ने संजीदा लहजे में बात शुरू की। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस मिस्टर शाह साहब, वी कैन हियर यू परफेक्टली, बट इज एवरीथिंग इज ऑल राइट विद योर लोकेशन? शाविज सही मानों में परेशान हुआ। लोकेशन? यस यस, आई एम इन माई होम ऑफिस, व्हाट सीम्स टू बी एन प्रॉब्लम? बारिश हाबिश ने उसी लम्हे खामोशी से वो बड़ा सा चमकीला दुपट्टा शाविज की कुर्सी की पुष्ट पर ऐसे बांध दिया कि वो बिल्कुल कैमरे की नजर में आ रहा था और बैकग्राउंड में ऊपर की मानित लग रहे थे। दूसरी तरफ मीटिंग में शामिल एक शख्स ने संजीदगी से बोला, मिस्टर शाह साहब, वी जस्ट वांटेड टू कंफर्म, इज योर ऑफिस थीम mythological? We see very large shiny bird wings behind you. Are you perhaps cosplaying as the fairy king of architectures today? शाविज की आंखें गुस्से और शर्मिंदगी से फैल गई। उसे पीछे मुड़कर देखा तो अब्रिश वहीं खड़ी थी, जो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी ताकि आवाज न निकले। वो दुपट्टा उसके सर पर पड़ा हुआ था और वो कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोगों के लिए एक ऐसा मजाहिया खेज और अनप्रोफेशनल नजारा पेश कर रहा था कि जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं आपको एक मिनट में कॉल करता हूँ। शाविज ने फौरन कॉल काट दी। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, वो खजल सा हो रहा था। उसने गुस्से से कुर्सी से उठकर दुपट्टा उतारने की कोशिश की, मगर वो इतनी मजबूती से बंधा था कि वो खुल नहीं रहा था। इसी दौरान अब्रिश ने फौरन दरवाजा खोला, बाहर निकली और हंसती हुई भाग गई। शाविज ने बेबसी से दुपट्टे को देखा और फिर अपने लैपटॉप को। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उस लड़की ने उसकी इतनी अहम मीटिंग का कबाड़ा कर दिया है। रात तकरीबन 12 बजे के करीब वो कमरे में चुपके से दाखिल हुई, इस बात का यकीन करके कि वो अब तक सो चुका होगा। कमरे में नीम अंधेरा था। दबे कदमों से बढ़ती वो कंबल हटाती अभी बिस्तर पर लेटने को ही थी कि किसी ने उसका बाजू थामकर अपनी ओर खींचा। आंखें खोले उसने हैरत से ऊपर नीचे नजर उठाई तो शाहबाज को लाल सुर्ख आंखों से अपनी जानिब देखते पाया। क्या समझी थी, बाहर भाग कर बच्चा होगी? उसका बाजू दबोच कर उसने अपने सामने खड़ा किया। अमरीश की टांगों से मानो जान निकल गई। थूक निकलते वो इस दियो कामत शख्स को देख रही थी जिसके सर पर गुस्सा सवार था। सॉरी शाह, वो खामोश, इतनी अहम मीटिंग थी मेरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई। किस चीज का बचपना है तुम में जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता? कब बड़ी होगी, शादीशुदा हो गई हो? वो चीख रहा था और उस पर इस बात से अनजान की अमरीश की आंखों में आंसू बहना शुरू हो गया। उसका बाजू छोड़ता हुआ रुख मोड़े अपना माथा मसल रहा था कि सिसकियों की आवाज पर उसने अमरीश की जानिब देखा तो एकदम ठंडा हुआ। अमरीश यार, एक तो गलती की है, ऊपर से मैं डांटू भी नहीं। वो अब भी मुसलसल रो रही थी और वो इसे चुप करवा रहा था। खुदा का वास्ता है, मेरी माँ चुप कर जा, इतना तो डांटा भी नहीं जितने टस्से बहा दिए।
वो बाकायदा हाथ जोड़ रहा था। तकरीबन आधा घंटा रो रो कर उसका सर खपाने के बाद वो एक आइसक्रीम खिलवाने पर उसे खामोश हो गई थी। शाहवेज ने शुक्र अदा किया कि उसका रोना तो बंद हुआ, वरना कुछ ना करके भी वो घर वालों की नजर में चोर बन जाता। रात के 1:45 बजे वो ड्रामा क्वीन उस मगरूर शहजादे के हमरा आइसक्रीम खा रही थी। चॉकलेट वनीला अपना पसंदीदा फ्लेवर की 3-3 आइसक्रीम ऑर्डर करती वो खूब इंजॉय कर रही थी, जबकि शाहवेज अपनी छोटी सी बीवी अर्फ आफत को दिख रहा था। या अल्लाह, ये धमाका मेरी ही किस्मत में फटना था क्या? अब की बार शाहवेज की हालत रोने वाली हुई। वो रात भर मीटिंग के ख्वाब होने खराब होने की परेशानी में ऐसे बिस्तर पर अकेला बैठा था और ज़हनी तौर पर ये मंसूबा बना रहा था कि आज वो किस तरह अपने ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे ताकि अब्रिश के सैर अंगेज मगर परेशान कर मौजूदगी से बच सके। वो आज सुबह जल्दी उठकर शायद नीचे जा चुकी थी और इस वक्त वो रूम में बिल्कुल अकेला था। वो गहरी सांस भरते कई सोचों के साथ उठा और वॉशरूम की जाने पड़ा। शाहवेज ने शॉवर लिया, टॉवल कंधों के गिर्द लपेटे। अब उसका रुख बेसिन की जानिब था। अपने दांत ब्रश करने के बाद उस शेल्फ की तरफ हाथ बढ़ाया जहां उसकी तमाम चीजें तरतीब से रखी थी। एक खास ब्रांड का टूथब्रश, एक महंगा तरीन मेडिकेटेड टूथब्रश। लेकिन जब उसने ब्रश उठाया उसकी आंखें हैरत से फैल गई। उसकी गहरे नीले रंग के टूथब्रश के साथ जो बिल्कुल सीधा था, कोई ऐसी चीज लटकी हुई थी जिसने हैरत से उसकी आंखें फाड़े देखा। What the hell? ब्रश के पिछले हिस्से पर नहायत मजबूती से एक छोटा सा प्लास्टिक का टेडी बियर लटका हुआ था। शाविस ने उस अजीबो गरीब इम्तिजाज को अपनी उंगलियों के दरमियान थामा। उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ कि ये क्या बेहूदगी है। उसने दबी हुई आवाज में वॉशरूम के आईने में अपने आप से सवाल किया। उसी लम्हे अब्रिश की आवाज वॉशरूम के बाहर से आई। वो इस वक्त गालबन शायद बालकनी में खड़ी थी और किसी गाने की धुन गुनगुना रही थी। कड़ी जदों बोलती ना खंड लगती, सारे कहंदे अंबरादा चंद लगती। अब्रेश, वो दांत पीसते हुए बाहर आया। ओह, आप जाग गए? क्या आपको हमारा नया टूथब्रश पसंद आया? उसे एक्साइटेड होते हुए पूछा। शाहवेज के हाथ में एक अजीबोगरीब टूथब्रश था। ये क्या है ब्रश? तुमने ये क्या किया? मेरा ब्रश और इस पर ये? उसने टेडी बियर वाले ब्रश की तरफ इशारा किया। ये क्या मजाक है ब्रश? अब्रिश जो उसके गुस्से को देखते मुस्कुराती नहायत मासूमियत से बोली, आप कैसा सवाल कर रहे हैं? ये देखिए कितना क्यूट है। मेरे पास बारबी वाला है, तो आपके पास भी बियर वाला ब्रश होना चाहिए ना। देखिए ना, कितना क्यूट लग रहा है। अब्रिश, वो जब से चीखा। मैं उसने खुद की तरफ इशारा किया। मैं शाहवेज अब ये कार्टून ब्रश यूज करूंगा। उसका दिमाग घूम रहा था। इस लड़की ने उसका जख्त आजमाने की कसर ना बाकी छोड़ी थी। आपको अच्छा नहीं लगा? उसे आंखें मटकाते हुए पूछा। किसी भी मेच्योर इंसान को ये चीज पसंद नहीं आती, बेवकूफ लड़की, उसे जल कर कहा। अमरीश हंसने लगी। मेच्योर होने का मतलब ये तो नहीं होता कि बंदा जीना छोड़ दे। देखे आपके ब्रश को, किसी को क्या पता। देखे शीशे में देखे, जब आप ये ब्रश करेंगे तो आपको मॉर्निंग में अच्छी वाइब्स आएंगी। स्टूपिड लड़की, वर्कआउट मॉर्निंग वॉक करके ही मेरी मॉर्निंग वाइब्स अच्छी होना शुरू हो जाती है। अलबत्ता इस अजूबे को देखकर मूड ही खराब हुआ है मेरा। गुस्से से कहता हुआ वापस पलट गया। अब दी ग्रेट शाहवेज कार्टून ब्रश के साथ अपने दांतों को साफ कर रहा था। एक हफ्ता गुजर चुका था इस मामले को। अब्रिश ने भी रोते धोते कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अब ये रूटीन थी कि वो ऑफिस जाने से पहले इसको कॉलेज ड्रॉप करता और फिर वापसी में वो ड्राइवर के साथ आया करती थी। आज हफ्ता था और अगले दिन अब्रिश की छुट्टी थी, तो मैडम का रात जाग कर मूवी देखने का प्लान था। उसने लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स ऑन किया और फ्राइज बनवाकर पॉपकॉर्न चिप्स और जूस वगैरह सारे बिस्तर पर रखकर नाइट क्लब ऑन करके वो अपनी मूवी नाइट की तैयारी करने लगी। शाहवेज डिनर के बाद वॉक करने चला गया था और वापस आया तो अपने बिस्तर का हुलिया बदला देख एक मर्तबा फिर हैरानी से उस अजूबे को देखने लगा जो कि उसकी बीवी थी। ये क्या कर रही हो? बेड पर बैठते उसने हैरत से पूछा। देख नहीं सकते क्या जो पूछ रहे हैं? कल छुट्टी है तो जाग कर मूवी देखूंगी, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? उसने मधुर मुस्कुराहट के साथ पूछा कि शाहवेज ने मुआफी के अंदाज में हाथ जोड़े। मैडम, मुझे इन सब मामला से दूर रखो और ये फजूल तरीन सीरीज और मूवी देखती रहती हो। अब्रिश ने मुंह बनाया और मूवी स्टार्ट कर दी। तकरीबन 20 मिनट की मूवी गुजरी होगी जब शाहवेज भी खसक कर साथ ही आ बैठा।
और चिप्स खाते हुए स्क्रीन पर देखने लगा। इस लड़के को पता चल जाएगा कि ये मरमीट है। उसने तजस्सुस से सवाल किया। अमरीश ने उसको चुप रहने मूवी देखने का कहा। अमरीश का भी इंटरेस्ट अब बढ़ रहा था। इस वक्त उन दोनों ने बैठकर पूरी मूवी खत्म की। अल्लाह अल्लाह, कितना प्यार करता है ना वो अपनी बीवी से। उसने दोनों हाथों से उसका बाहम जोड़कर ख्याली दुनिया में खोते होगा। और शाहवेज ने मुस्कुरा कर उसे देखा। अच्छा, ऐसा है क्या? बस वही करता है अपनी बीवी से प्यार। क्या? उसका हाथ अब शाहवेज के हाथों में था। वो गुड़गुड़ाई, हाँ तो? बुद्धू लड़की। उसके सर पर हल्की सी चिपट लगाते शाहवेज ने लब उसके माथे पर रखे और आंखें मूंदे लेट गया, जबकि अब्रिश अब भी उसकी आगोश में थी। शाह, वो मछली के एहसास होते सूरी बोलते। शाहवेज ने उसको अपनी गिरफ्त से आजादी बख्शी। वही सर्द अंदाज वापस लौट आया। संजीदगी से गुड नाइट कहता वो लेट गया। अगले दिन अब्रिश दोपहर 12 बजे के करीब उठी और तब शाहवेज कमरे में नहीं था। वो जल्दी जल्दी उठी, फ्रेश हुई, फिर नाश्ता करते नीचे चलती। थोड़ी देर बाद अपनी सास और अम्मी का सर खाने के बाद वो कमरे में आई। वापसी में किचन कीबोर्ड से बबल्स उठाती वो अपने पॉकेट में बढ़ाई थी और बबल्स वो खोल कर चबाती गुनगुनाती हुई कमरे में आई। शाहवेज अब भी कमरे में नहीं था। मैं हर किस ये समझने से कासिर हूं कि दादा जान का ज़हन क्या सोच रहा था जब उन्होंने इस नन्ही सी बच्ची नुमा गधी को मेरे साथ शादी के रिश्ते में जोड़ने का फैसला किया। और मैं जो अकल शऊर की मंजिल अबूर कर चुका था, और ये जो भी ठीक से तितलियों और गुड़ियों के शहर से बाहर ही नहीं निकली। शाहवेज ने अपनी स्टडी की ऑफिस की कुर्सी पर बैठे हुए सोचा। साथ वो माथे को मसलसल मसल रहा था। कल रात को उसकी हरकत को याद करते उसकी आंखों में शदीद बेचैनी और नागवारी का इस्तराक तैर रहा था। ठीक उसी लम्हे शीशे की दुर दीवार पर नस दरवाजे से बाहर एक हल्की सी आहट हुई और अगली पल एक छोटी सी हियोले की तरह अब्रिश कमरे में दाखिल हुई। उसने बगैर किसी पेशगी या इजाजत के दरवाजा खोला और इस तरफ अंदर चली आई। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे वो अपने ही बाग को सैर को निकली हो। अब्रिश ने सुरमई रंग का एक ढीला ढाला ट्राउजर शर्ट पहन रखा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा बबल गम का पैकेट था जिसे वो पूरी संजीदगी से चबा रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और बेफिक्री तारी थी। ओह, तो आप यहाँ हैं। मैंने सोचा शायद आप संडे वाले दिन भी ऑफिस चले गए। अब्रिश ने जुमला इंतहाई मासूमियत से अदा किया, जबकि उसकी नीली आंखों में एक शरारती चमक लहरा रही थी। शाहवेज का चेहरा गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। वो जितना जब्त करता उस पर गुस्सा ना करे, लेकिन वो उसको इतना ही उकसाती थी। तुम बगैर नॉक किए क्यों आई? उसने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। उसके लहजे में चिड़चिड़ाहट साफ जाहिर थी। अब्रिश ने बड़े इत्मीनान से शाहवेज के प्रोजेक्ट पर अपना बबल गम का आधा चबाया हुआ टुकड़ा चबा दिया और फिर फौरन ही पलट कर शाहवेज को देखते हुए अब दोनों कानों को पकड़कर ऐसी मीठी मुस्कुराहट दी। ओह, आई एम सो सॉरी मिस्टर हस्बैंड। ये कहकर उसने दोबारा से अपने हाथ में मौजूद बबल गम का एक नया टुकड़ा लिया और उसे फुलाना शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़ा शोख गुलाबी गुब्बारा बन गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फौरन इसको यहाँ से हटाओ। अब्रिश, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। वो भी चीख ही रहा था कि अब्रिश का बबल गम अचानक एक जोरदार धमाके के साथ फट गया और उसके चेहरे के इर्द गिर्द लेसदार गुलाबी टुकड़े फैल गए। वो दोनों एक लम्हे के लिए साकित हुए। इससे पहले कि शाहवेज कोई खौफनाक रद्देमल दे पाता, उसको धक्का देती वो बाहर को भागी और शाहवेज को यूं लगा जैसे उसके दिमाग की तमाम नसें तनाव के असाब में आ गई हो। ये लड़की ना सिर्फ उसका जब्त आजमा रही थी, बल्कि उसके काम की भी धज्जियां बिखेर रही थी। वो एक लम्हे के लिए गहरी सांस लेते लगा और फिर उसने अपने दांत भींच लिए। उसका दिल चाहा कि वो सर पीट ले, ये चीख उठे, मगर उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खामोशी। दादाजान अपना सर थामे वो रोने वाला हुआ। कुछ मिनटों बाद कमरे में सुकून का राज था। शाहवेज बिस्तर पर टेक लगाए किताबें पढ़ने में मगन था कि अचानक अब्रिश की कान फाड़ देने वाले ववीले ने कमरे के सुकून के परखचे उड़ा दिए। शाहवेज, बचाए! वो रहा वो रहा डायनासोर का छोटा भाई। अब्रिश बेड के गिर्द चक्कर लगाते हुए चिल्लाई। शाहवेज उछल कर खड़ा हो गया। क्या? कहाँ है चोर? अब्रिश, पीछे हटो। उसने दिफाई अंदाज में तकिया उठा लिया। चोर नहीं, वो देखिए दीवार पर, काली गलोटी, 8 टांग वाली मकड़ी। अब्रिश ने लड़ती उंगली से दीवार के कोने में बैठी एक नन्ही सी मकड़ी की तरफ इशारा किया, जो शायद खुद अब्रिश की चीखों से सहम कर साकित हो गई थी। शाहवेज ने गहरी सांस ली और अपना माथा पीट लिया।
अब्रिश, वो सिर्फ एक छोटी सी मकड़ी है, वो तुम्हें नहीं खाएगी, बल्कि उसे डर है कि तुम अपनी आवाज से उसके कान ना फाड़ दो। आपको मजाक सूझ रहा है? वो भी मुझ पर छलांग लगा देगी। उसे भगाए, वरना मैं अभी अलमारी के ऊपर चढ़ जाऊंगी। अब्रिश ने दुपट्टा कमर से बांधकर धमकी दी। अच्छा बाबा, हटो सामने से। शावेज ने झुककर अपनी जूती उठाई और मकड़ी को भगाने के लिए वो दीवार की तरफ बढ़ा। अब्रिश उसके बिल्कुल पीछे उसकी कमीज का कोना पकड़कर खड़ी हो गई। जैसे ही शावेज ने हाथ ऊपर उठाया और अब्रिश को लगा कि मकड़ी उड़कर उसकी तरफ आ रही हो। आ गई, वो आ गई। वो खौफ के मारे जोर जोर से शावेज से लिपट गई और उसे पीछे की तरफ धकेला। शावेज इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और वो सीधा बेड पर गिरा, जबकि अब्रिश भी उसके साथ ही उसके ऊपर आ गिरी। कुछ लम्हों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्रिश की बिखरी हुई जुल्फें शाहवेज के चेहरे पर गिर रही थी और वो उसके दिल की धड़कनें शाहवेज साफ महसूस कर सकता था। शाहवेज के गुस्से और बेजारी के तासुरात आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे और उनकी जगह एक गहरी संजीदगी ने ले ली। अब्रिश, जो अभी तक मकड़ी के डर से हाँप रही थी, शाहवेज की अचानक आंख में देखकर बिल्कुल साकित हो गई। कमरे की मध्यम रोशनी उन दोनों के दरमियान फैली, उस खामोशी को मजीद गहरा कर रही थी। शाहवेज ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाया। अब्रिश के माथे पर आई एक आवारा लटको कान के पीछे अटसा। अभी भी डर लग रहा है? शाहवेज की आवाज में अब की बार हल्की नरमी थी। अब्रिश ने नफी में सर लाया। उसकी शरारती आंखों में अब कहीं हया की हल्की हल्की लहरें तैरने लगी थी। शाहवेज ने उसे बाजू के हिसार में थोड़ा और करीब कर लिया। दूर रहे, मेरा सांस घुट रहा है। और मैं दूर क्यों हटूं? खुद पास आई हो तुम। शाहवेज की खमार उलूद आवाज में अब्रिश ने शर्मा कर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। अगले दिन शाहवेज काम से थका हुआ आया तो अब्रिश आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। तुम कहीं जा रही हो? शाहवेज ने हैरत से पूछा। मैं नहीं, हम। अब्रिश ने लिपस्टिक उठाए मुस्कुराकर जवाब दिया और शाहवेज ने ना समझी के आलम में उसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। और ये किसने कहा? कोट उतारकर रेक पर रखते उसने आंखें छोटी की उसे देखा था। अब्रिश ने अब जल्दी से कहा, वो तैयार हो जाए, फिर हम चलेंगे और वापसी पर खाना भी खाएंगे। उसके जल्दी से कपड़े थमाकर वो वॉशरूम की जानिब धकेला। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों शहर के सबसे महंगे शॉपिंग मॉल ओशियन में मौजूद थे। अब्रिश ने शावीर को घुमा घुमा कर पागल कर दिया। अब्रिश, बस कर दो यार, अब मुझे भूख लग रही है। शावीर अपने दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स का अंबार उठाए किसी लदी हुई मालगाड़ी की तरह अब्रिश के पीछे वो चल रहा था, जबकि अब्रिश अब भी ताजा दम नजर आ रही थी और हर दुकान के डिस्प्ले को देखे जा रही थी। अब्रिश, खुदा का खौफ करो, 13 जोड़े तुमने ले चुकी हो कि अब पूरा मॉल खरीद कर ही दम लोगी क्या? शाहवेज ने नडाल होकर कहा। शाहवेज, आप भी ना कितने बोर है, अभी तो मेरी मैचिंग की चूड़ियां और पिंक कलर के सैंडल भी नहीं दी। अब्रिश ने मसनूई खफगी से अपने होंठ लटकाए और तेजी से उस दुकान की तरफ वो भागी। शॉपिंग मॉल की चिमचमाते फर्श पर अभी अभी पोछा लगा था, जिसकी वजह से वो काफी फिसलन ज्यादा था। अब्रिश अपनी धुन में मगन ऊंची एड़ी वाली सैंडल में तवाजुन बरकरार न रख सकी। जैसे उसने मुड़कर शावेज को चढ़ाने के लिए जुबान निकाली, उसका पांव फर्श पर पूरी तरह से फिसला। शावेज! उसकी चीख गूंजी। शावेज, जो थकन से चूर था, अपनी बीवी को गिरता देख बिजली की तेजी से लपका। उसने बैग्स वहीं जमीन पर पड़ के और दौड़ कर अब्रिश को गिरने से पहले अपने मजबूत बाजू में थाम लिया। लेकिन फर्श की फिसलन इतनी जोर से ज्यादा थी कि शाहवेज खुद को भी ना संभाल सका और वो दोनों एक दूसरे के हिसार में वहीं जमीन पर बिछे एक नर्म कालीन पर जा गए। गिरते ही अब्रिश की आंखें बंद हो गई। उसने डर के मारे शाहवेज की कमीज को मुट्ठियों में जकड़ लिया था। जब कुछ सेकंड तक उसे दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा। शाहवेज बिल्कुल उसके ऊपर था। उसका एक हाथ अब्रिश की कमर के नीचे उसे सहारा दिए हुआ था और दूसरा हाथ उसके सर को जमीन की सख्ती से बचा रहा था। आसपास की भीड़, लोगों की सरगोशियां और माल का शोर जैसे यकदम थम गया। शावेज की गहरी बुरी आंखें अब्रिश के चेहरे पर जमी थी, जहां खौफ की जगह अब एक गुलाबी हया ने ले ली थी। शावेज के चेहरे पर गुस्से की रमक तक ना थी। तुम ठीक तो हो? शावेज ने नहायत मध्यम आवाज में पूछा। अब्रिश ने कुछ कहे बगैर बस पलकें झुकाई। उसके दिल की धड़कन शावेज की हथेली के नीचे साफ महसूस हो रही थी।
اسی لمحے شاویز کو احساس ہوا کہ لڑکی جتنی کلمسی اور شرارتی ہے اتنی ہی معصوم بھی ہے. اگر تمہیں چوٹ لگ جاتی تو؟ شاویز کے لہجے میں اب فکر اور اپنائیت کا وہ انتظار تھا. کچھ لمحے پہلے تک وہ شاویز شاپنگ سے تنگ تھا اور اسی پوز میں وہ وہی وقت کو روک لینا چاہتا تھا. ابریش نے دھیرے سے مسکرا کر شاویز کی آنکھوں میں دیکھا. وہ تلخی جو تھکن کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی ایک پل میں محبت کی چاشنی میں بدل گئی. کچھ سالوں کے بعد وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی. وائٹ اوور کوٹ پہنے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے. اس کی رفتار بہت تیز تھی. ڈاکٹر ابریش، روم نمبر 5 والے پیشنٹ کی رپورٹ آپ کی کیبن میں رکھ دی گئی ہے. نرس نے کہا تو وہ سیر اس بات میں ہلاتی اپنی کیبن کی جانب بڑھی جہاں کوئی شخص کھڑا اس کے انتظار کر رہا تھا. اس کی پیٹھ دروازے کی جانب تھی. وہ مسکراتی ہوئی آئے تو بڑی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کون ہے. شاویز. اپنی نام کی پکار پر اس نے مڑ کر دیکھا. ویلکم ڈاکٹر ابریش، اسے مسکرا کر کہا. گزرے انسانوں میں شاویز کی آنکھوں پر نظر کے گلاسز لگ گئے تھے. فریم لیس گلاسز اس کی شخصیت کو اور جاذب نظر بناتے تھے. آج پھر اس نے حیرانی سے ٹیبل پر رکھے ٹفن کی جانب دیکھتے ہوئے کہا. جب سے ابریش نے ہاؤس جاب شروع کی تھی تب سے شاویز روز لنچ کروانے اسے باہر لے کر جاتا تھا. حال بتا کھانا گھر سے پیک کروا کر لایا کرتا تھا. پھر وہ دونوں کبھی پارک، کبھی سی ویو وغیرہ پر جاتے اور گاڑی میں بیٹھ کر لنچ کرتے اور کچھ دیر سیر و تفریح کیا کرتے تھے. شاویز وہ شخص تھا جس نے سمجھدار ہونے کا ثبوت دیتے نہ صرف ابریش کے بچپنے کو قبول کیا بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں شعور کو بیدار کیا، تعلیم کی اہمیت کا احساس دلوایا اور اس کی وجہ سے آج وہ ایک اچھے مقام پر موجود تھی. اس نے ابریش کی خوابوں، اس کی بچپنے کو مرنے نہ دیا بلکہ اس کا ساتھ دیا. جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ ابریش نے بھی اس کی محبت اور احساس کو سمجھتے خود کو اس کے رنگ میں ڈھالا. آپ جانتے میں نے آپ سے شادی کرنے کے آپشن کو کیوں چنا تھا؟ ساحل سمندر پر چلتے اس نے شاویز کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا. کیوں؟ کیونکہ میں غیروں میں جانے سے ڈرتی تھی. شاہ، آپ بچپن سے میرے سامنے رہے ہیں، آپ ہمارے خاندان کا حصہ ہیں. بے شک بچپن میں بھی آپ مجھے ڈانٹتے رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ ہمیشہ میرا خیال رکھا. مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے میری حرکتوں اور بچپنے کے ساتھ قبول کر لیں گے اور آپ نے کیا بھی. لیکن یہی اگر میں کہیں اور بیاہ کر جاتی تو نہ آج میں اس مقام پر ہوتی اور نہ ہی خوش. آپ بالکل میرے آئیڈل رہے ہیں. اور وہ خاموش ہوئی. شاویز جو اس کی ہر لفظ کو سن رہا تھا اس کی خاموش ہونے پر یکدم اس کی جانب دیکھا اور کہا. کیا؟ اور یہ کہ میں ہمیشہ آپ کو جان کر تنگ کیا کرتی تھی کیونکہ آپ کو غصہ دلا کر وہ ایکسپریشنز مجھے بہت مزہ دیا کرتے. کہتی ہوئی وہ دبا سا مسکرا کر آگے کی جانب آگی جبکہ سمجھ آنے پر شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھگا تھا. یو آر مائی ریئل لائف ہیرو شاہ. اس ساحل پر ابریش کی آواز گونجی جو تیز ہوا کے باعث بامشکل شاویز کو سنائی دی. اس ڈھلتے سورج کے منظر میں وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ایک مکمل منظر پیش کر رہے تھے. دور کھڑی قسمت ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھ کر مسکرا دی تھی.